है। तो आज हम बायोलॉजी का, कल हम बायोलॉजी क्लास में देखा था कि मैंने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास देख लिया था, ठीक है, और उसमें मैंने सिलेबस को पूरी अच्छे से डिटेल से बोर्ड पर बता दिया था। आज मैं बात करने वाला हूँ परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आने वाले ब्लड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? परि मतलब पहले हम समझ लेते हैं। परि मतलब क्या होता है? चारों ओर, ठीक है। परि मतलब चारों ओर, संचरण मतलब होता है घूमने वाला, और तंत्र मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मतलब अंग तंत्र, ठीक है। तो हम ब्लड को पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारे शरीर में चारों तरफ घूमते रहता है, यहाँ से वहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ब्लड में क्या होता है? ब्लड में क्या होता है? ब्लड में हमारा ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी होता है, विटामिन होता है, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ब्लड में हमारे इतने चीज होते हैं जो हमारे शरीर में चारों तरफ चलते रहते हैं। ब्लड किसकी सहायता से चलते हैं? ब्लड जो है, ब्लड हमारा ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स की सहायता से हमारे शरीर में जाते हैं, ठीक है। और ब्लड वेसल्स में हार्ट के द्वारा जो है, हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है, मतलब हार्ट द्वारा पंप किया जाता है। ब्लड जो है, ब्लड हमारे शरीर में हार्ट द्वारा पंप किया जाता है, जिससे ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में जाती है, और ब्लड वेसल की सहायता से हमारे शरीर में चारों ओर ब्लड जाते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया हम ब्लड, इस तरह हमने देखा कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ब्लड वेसल्स और हार्ट, ठीक है, आते हैं। तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण को किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ब्लड परिसंचरण के बारे में किसने बताया था? ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? बताने वाला वैज्ञानिक विलियम हार्वे। कौन था? रक्त परिसंचरण बताने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? विलियम हार्वे, ठीक है। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहेंगे? परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहेंगे? परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार एंजियोलॉजी के फादर किसको कहेंगे? एंजियोलॉजी के फादर हम कहेंगे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को हम एंजियोलॉजी के फादर कहते हैं, ठीक है। हमने देख लिया ब्लड में क्या चीजें होती है। ब्लड किसकी सहायता से हमारे शरीर में जाती है? ब्लड हार्ट द्वारा पंप किया जाता है, जो ब्लड वेसल्स में जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बताने वाले प्रथम वैज्ञानिक जो थे विलियम हार्वे थे। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी के फादर को किसे कहते हैं? विलियम हार्वे को कहते हैं। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, और एक होता है ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। तो अब किसमें होता है बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र? खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है बंद, पहले हम बंद देख लेते हैं। बंद क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम किसमें होता है?
क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम जो है जिसमें ब्लड वेसल्स की सहायता से शरीर में चारों ओर चलती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स की सहायता से, यानी कि पैक रहती है। ब्लड जो रहती है बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि ब्लड पैक है ब्लड वेसल्स में और उसके द्वारा जो है शरीर में चलती है। ये किस में होता है? ये मैमल्स में होता है। मैमल्स यानी कि स्तनधारी में जो है बंद परिसंचरण तंत्र होता है। स्तनधारी जैसे मनुष्य हो गया, दूध देने वाली पशुएं हो गई, वो सब स्तनधारी हो गया। और डॉल्फिन भी स्तनधारी की श्रेणी में आती है। व्हेल, इस सब में क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र होता है। ओपन सर्कुलेशन सिस्टम किसमें होता है? ओपन सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है जिसमें ब्लड जो है डायरेक्ट बहती है। तो डायरेक्ट मतलब उसमें ब्लड वेसल से नहीं होती है। तो किसमें डायरेक्ट बहती है? काकरोच में डायरेक्ट बहती है, ब्लड वेसल से नहीं होती है। ऑक्टोपस, ठीक है, कीट, इंसेक्ट्स, कीट, तितली, ये सब में जो क्या होती है? बंद परिसंचरण, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र, ऑक्टोपस, कीट, तितली, ठीक है, बंद परिसंचरण स्तनधारी पशुओं में होता है, मनुष्य में होता है, डॉल्फिन में होता है, व्हेल में होता है। तो हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ लिया। अब हम ब्लड के बारे में देखेंगे। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के बारे में पूरी जानकारी होगी। अब ब्लड, तो ब्लड मेनली हमको क्या पढ़ना है? ब्लड में किसका? ह्यूमन ब्लड। तो हम ह्यूमन ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? टू स्टडी अबाउट नॉन एज ह्यूमन ब्लड। तो इसको हम कहते हैं हीमेटोलॉजी। ह्यूमन ब्लड के अध्ययन को टू स्टडी क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन क्या कहलाते हैं? एंजियोलॉजी। मानव ब्लड के अध्ययन क्या कहलाते हैं? हीमेटोलॉजी। तो इस तरह से ब्लड क्या है? ब्लड परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। ब्लड क्या है? परिसंचरण तंत्र का हिस्सा, ठीक है। और ब्लड क्या है? ब्लड कनेक्टिव है। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक है। क्या है? ब्लड संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो कैसे ऊतक? किससे हम कहेंगे ऊतक? क्योंकि हम जानते हैं कि सेल के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो ब्लड में सेल पाए जाते हैं। ब्लड में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं? ब्लड में आरबीसी पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये क्या है? कोशिका है, सेल है। जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स क्या है? सेल है। इन सेलों के समूह को क्या कहेंगे? हम ऊतक कहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं? ब्लड को ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से टच करता है, सबको संपर्क में रखता है, संयोजन जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो हमने देख लिया ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड क्या है? ब्लड मीजोडर्मल अंग है। क्या है? मीजोडर्मल अंग है। मीजोडर्मल अंग क्या है? मीजोडर्मल अंग है। ठीक है, मैं इसको मिटा के आगे मैं लिखता हूँ। क्या है? ब्लड मीजोडर्मल अंग है। अब ये समझेंगे क्या है मीजोडर्मल अंग। ब्लड क्या है? मीजोडर्मल अंग। ठीक है, तो ब्लड मीजोडर्मल अंग है। जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है तो वहाँ 3 लेयरें बनती है पहले। ठीक है, 3 लेयरें बनती है। तो कौन कौन सी लेयर बनती है देखेंगे। एक ये लेयर हो गया, एक ये लेयर हो गया, एक ये लेयर हो गया।
ठीक है। ये बाहरी लेयर जो होता है जिसे कहते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। और ये सेकंड लेयर जो हो गया इसे कहते हैं मीजोडर्म, मीजोडर्म। और ये थर्ड जो हो गया इसे कहते हैं इंडोडर्म, इसे क्या कहते हैं, इंडोडर्म। तो बच्चा जब गर्भावस्था में रहता है तो ये 3 लेयरें बनती है और उन 3 लेयरों द्वारा विभिन्न अंगों का निर्माण किया जाता है। जैसे एक्टोडर्म द्वारा जिन अंगों का निर्माण किया जाएगा उसे एक्टोडर्मल अंग कहेंगे, मीजोडर्म द्वारा जिस अंग का निर्माण किया जाएगा उसे मीजोडर्मल अंग कहेंगे, इंडोडर्म द्वारा जिन अंगों का निर्माण किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, इंडोडर्मल अंग कहेंगे। तो एक्टोडर्म द्वारा किस अंग का निर्माण होता है, मतलब बाहरी परत है तो बाहरी परत का निर्माण होगा, जैसे स्किन, स्किन चमड़ा त्वचा का निर्माण एक्टोडर्म द्वारा होगा, स्किन हो जाएगा एक्टोडर्मल अंग। मीजोडर्म द्वारा क्या होगा, ब्लड, ब्लड का होगा, बीच वाला जो है ब्लड, भोजन नली, भोजन नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन चीजों का निर्माण होता है। अगर पूछा जाएगा ब्लड कौन सा अंग है, मीजोडर्मल अंग है, भोजन नली मीजोडर्मल अंग है, छोटी आंत बड़ी आंत मीजोडर्मल अंग है। इंडोडर्म, इंडोडर्म जो द्वारा जो होता है लीवर यानी कि यकृत का निर्माण होता है, पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय, अग्नाशय का निर्माण होता है, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि का निर्माण, थायराइड, थायराइड ग्रंथि का निर्माण कौन करता है, थायराइड ग्रंथि मतलब अबटू ग्रंथि, ठीक है। किडनी, ये सब क्या है, इंडोडर्मल अंग, ठीक है। हमने देख लिया ब्लड मीजोडर्मल अंग है, तो किस प्रकार से तीनों लेयर के बारे में हम देख लिया, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक वयस्क मनुष्य, एक एडल्ट मैन में कितना होता है। एक एडल्ट मेल जो होगा, एक एडल्ट मेल, एक एडल्ट मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड है, ठीक है। और एडल्ट फीमेल में, एडल्ट फीमेल में 4 से 5 लीटर खून, ठीक है। तो लड़कियों में जो खून जो है लड़कों की अपेक्षा 1 लीटर कम होता है, लेकिन लड़कियों के लिए सफिशियंट होता है। तो लड़कियों में ब्लड कम होने की एक वजह है कि लड़कियों में आरबीसी की कमी होती है, आरबीसी की कमी, और दूसरा मासिक धर्म का होना, मासिक धर्म का होना, तो लड़कियों का ब्लड क्या कम हो जाता है, ठीक है। ब्लड का पीएच मान कितना, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ब्लड का पीएच मान मतलब पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4 7.5, ठीक है, 7.4 या 7.5 होता है, ठीक है, पीएच मान। तो हम देखते हैं कि 7.5 है, तो ब्लड की प्रकृति क्या होगी, हम जानते हैं कि जब पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल जो होता है 0 से 7, 7 से 14, तो अगर इस बीच में अगर प्रदर्शित करता है तो क्या होता है, अम्लीय, अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, और यहाँ क्षारीय। 7.45 है तो ब्लड का प्रकृति क्या है, क्षारीय है, ठीक है, क्षारीय। और क्या होता है, और ब्लड जो है एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन, एल्केलाइन मतलब घुलनशील होता है, ब्लड एल्केलाइन घुलनशील होता है, ठीक है। अब देखेंगे ब्लड का कलर लाल होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड का कलर, ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है, मतलब लाल। तो लाल होने के पीछे क्या कारण है, ब्लड के लाल होने का पीछे, अगर किसी चीज में कलर आता है तो उसमें वर्णक काम करता है, ठीक है, पिगमेंट काम करता है।
तो ब्लड में कौन सा पिगमेंट कम कर रहा है? तो ब्लड में जो पिगमेंट कम कर रहा है लाल होने के लिए वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण लाल होता है। ये हीमोग्लोबिन देखते हैं, हीमोग्लोबिन प्लस ग्लोबिन, ठीक है। हीमो मतलब होता है आयरन का यौगिक, आयरन का यौगिक, ठीक है। आयरन का यौगिक जो होता है ब्लड हीमोग्लोबिन में, हीमो मतलब होता है आयरन का यौगिक और ग्लोबिन जो हो गया यह प्रोटीन हो गया, ठीक है। ठीक है, ऊपर लिखते हैं। हमने क्या देखा? हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ब्लड क्या होता है? लाल होता है। तो हीमो मतलब क्या होता है? हीमो का यहाँ तात्पर्य है आयरन का यौगिक के रूप में पाया जाता है। आयरन का यौगिक जो है किस रूप में पाया जाता है? मिनरल्स के रूप में पाया जाता है, मिनरल्स के रूप में। और ये क्या है? पानी में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। हमारे शरीर में कितनी पानी होती है? लगभग 68 से 70%, 68 से 70% वाटर होती है हमारे शरीर में। और ये आयरन का यौगिक जो है मिनरल्स के रूप में होते हैं, ये घुल जाते हैं, जिस कारण से कलर क्या हो जाता है? जिस कारण लाल, जिस कारण ब्लड लाल हो जाता है, ब्लड लाल हो जाता है। आयरन के यौगिक किस रूप में पाए जाते हैं? आयरन के यौगिक Fe+2 के रूप में पाए जाते हैं, Fe+2 फेरस के रूप में पाए जाते हैं। तो ब्लड में आयरन का यौगिक किस रूप में पाए जाते हैं? फेरस के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कितनी होती है? मेल में हीमोग्लोबिन 14 से 16 यूनिट प्रति 100 ml, और फीमेल में 10 से 12 यूनिट प्रति 100, ठीक है। तो इस तरह हमने देख लिया कि लाल किस कारण से हुआ है ब्लड, कितने चीजों को देखा। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन के जो होते हैं, हीमोग्लोबिन के घटक कौन कौन से हैं? ब्लड के घटक कौन कौन से हैं? तो ब्लड में जो होते हैं, ब्लड में होते हैं क्या? सेल्स होते हैं, और एक जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, एक जो होता है क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ब्लड में जो सेल पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज थोड़ा कि मानव का रक्त कैसा होता है? लाल होता है। तो किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आयरन के यौगिक के कारण। कॉकरोच का रंग, कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है? व्हाइट। कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है? व्हाइट। ये व्हाइट किस कारण से होता है? इसमें भी कोई पिगमेंट कम कर रहा होगा। व्हाइट होने के पीछे भी कारण है, इसमें हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण, हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण कॉकरोच का ब्लड लाल व्हाइट होता है। ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है? ब्लू। ये किस कारण से होते हैं? ये जो होते हैं ब्लड, ये हीमोसाइनिन के कारण होते हैं। हीमोसाइनिन के कारण क्या होता है? ब्लू कलर होता है। हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण ऑक्टोपस में जो है, ऑक्टोपस के ब्लड का ब्लू होता है। कॉकरोच का रंग व्हाइट होता है, किस कारण से? हीमोलिम्फ के कारण से। ये हीमोसाइनिन जो है कोबाल्ट के रूप में पाया जाता है। जैसे मनुष्य में हीमोग्लोबिन जो आयरन के रूप में पाया जाता है ना, ऑक्टोपस में जो हीमोसाइनिन कोबाल्ट के रूप में पाया जाता है। अब मानव का ब्लड जो है, मानव का ब्लड जो है
मानव ब्लड दो प्रकार के कौन कौन होते हैं? एक तो होते हैं प्योर ब्लड और दूसरा होते हैं इम्प्योर ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है, ऑक्सीजन की अधिकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त ब्लड कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है? प्योर का कलर रेड लाल होता है। इम्प्योर ब्लड जो है जिसमें CO2 की अधिकता होती है, CO2 की अधिकता होती है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग ब्लू नीला, इसका रंग कैसा? नीला पड़ने लगता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अधिकता होगी तो ब्लड का रंग काला हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा कलर? पहले का काला। ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड जो होता है इसमें CO2 की अधिकता होगी और उसका रंग ब्लू पड़ने लगता है, नीला पड़ने लगता है। जब CO2 की अधिक हो जाएगी तो उसका रंग काला पड़ने लगता है। ठीक है, और उसके बाद तो हम देखते हैं इसको, ये ऐसा नहीं है, ये इसको छानता है। इसमें दो प्रक्रिया होती है। ठीक है, फिर शरीर में क्या होगी? दो प्रक्रिया होती है शरीर में, दो प्रक्रिया होती है। दो प्रक्रिया कौन कौन होता है? पहला होता है प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्ध करता है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन में क्या होता है? शुद्ध करता है। दूसरा होता है फिल्टरेशन। प्यूरिफिकेशन जो होता है फेफड़ा के द्वारा होता है, प्यूरिफिकेशन फेफड़ा के द्वारा होगा, और फिल्ट्रेशन जो होता है किडनी के द्वारा। ठीक है, प्यूरिफिकेशन मतलब रक्त को शुद्ध करता है, फिल्ट्रेशन मतलब होता है छानना। तो किडनी द्वारा छाना जाता है। क्या छाना जाता है? जैसे हमारे ब्लड में क्या होते हैं? नमक होते हैं, यूरिया होते हैं, यूरिक एसिड होते हैं, इन सभी चीजों को छानते हैं। ठीक है, इन चीजों को छानकर मूत्र द्वारा उत्सर्जन तंत्र से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये फेफड़ा जो है अपना शुद्ध रक्त देता है। ठीक है, अब हम ब्लड का कंपोनेंट्स देखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, ब्लड में क्या पाए जाते हैं? ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? तो ये सेल के रूप में जो पाए जाते हैं, और एक पाए जाते हैं लिक्विड के फॉर्म में। सेल के रूप में ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। और लिक्विड के फॉर्म में क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, तो हम प्लाज्मा को देख लेते हैं। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा ब्लड का क्या है? तरल पार्ट है, द्रव्य पार्ट है, क्या है? तरल पार्ट। ठीक है, ब्लड को तरलता प्रदान करता है। प्लाज्मा के कारण ही, प्लाज्मा के प्रेजेंटेशन के कारण ही, प्लाज्मा के प्रेजेंटेशन के कारण ही ब्लड जो है तरल रूप में दिखाई आता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा हमारा। तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के अब कौन कौन से घटक? ठीक है, हाँ, प्लाज्मा का कलर जो होता है क्या होता है? प्लाज्मा का कलर जो होता है हल्का पीला होता है। हल्का क्या होता है? प्लाज्मा का कलर हल्का पीला होता है। जब पीला हो रहा है तो यहाँ भी कोई पिगमेंट कम कर रहा होगा,
तो यहाँ कौन सा पिगमेंट कम कर रहा है? तो यहाँ बिलीरुबिन क्या कर रहा है? बिलीरुबिन, ठीक है। यहाँ जो है बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण, पिगमेंट यानी वर्णक के कारण होता है, ठीक है। हल्का पीला, जो प्लाज्मा का कलर हल्का पीला दिखाई पड़ता है, बिलीरुबिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। और यह बिलीरुबिन कहाँ बनता है? और यह बिलीरुबिन जो है लीवर में बनता है, लीवर में बनता है। यही लीवर जब बिलीरुबिन की अधिक मात्रा में निर्माण करने लगता है, जिससे शरीर अधिक पीला दिखाई पड़ने लगता है, आंख वाँख पीला दिखाई पड़ने लगता है, मुंह सब पीला दिखाई पड़ने लगता है, जिसे हम जॉन्डिस करते हैं, तो यही बिलीरुबिन की अधिक लीवर द्वारा उत्पादन करने के कारण, ठीक है। तो हम ये देखिए, प्लाज्मा में जो पाए जाते हैं, प्लाज्मा में मुख्यतः जो पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा में मुख्यतः, प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं? पहले तो वाटर पाए जाते हैं, प्लाज्मा कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा, पानी पाया जाता है, मिनरल्स मतलब खनिज तत्व। इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम, कैलोरी, ग्लूकोज, मैग्नीशियम, ठीक है। यह कितना पाया जाता है? 1%। प्रोटीन 6 से 8% पाया जाता है, ठीक है। अब प्रोटीन जो है, प्रोटीन में भी पाए जाते हैं कौन कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन, पहला तो पाया जाता है थ्रोम्बिन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा फिब्रिन, चौथा फाइब्रिनोजन, और पांचवा जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है? वेल्ब्यूकोल, और तीसरा छठा जो पाया जाता है एल्ब्यूमिन, वेल्ब्यूकोल, एल्ब्यूमिन। तो ये जो पाया जाता है, थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोजन, ये जो है रक्त की थक्का जमाने में सहायता करता है, रक्त की थक्का जमाने में सहायता करता है, ठीक है। वेल्ब्यूकोल जो है, यह शरीर में एंटीबॉडीज बनाती है, क्या बनाती है? शरीर में एंटीबॉडीज बनाती है, मतलब सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, वायरस सूक्ष्म जीव को मारने का। एल्ब्यूमिन जो है, ये खनिज तत्व को संतुलित करता है, खनिज तत्व को संतुलित करता है, ठीक है। खनिज तत्व को संतुलित करता है, नमक की मात्रा को संतुलित करता है, नमक की मात्रा को संतुलित करता है, ठीक है। इस तरह हमने प्लाज्मा के कार्य को क्या देख लिया, प्लाज्मा के क्या क्या कार्य हैं? रक्त के थक्का जमाने में सहायता करता है, एंटीबॉडीज बनाती है, खनिज तत्वों को संतुलित करता है, ठीक है। तो कल अब हम आरबीसी को देखेंगे। धन्यवाद। तो ठीक है, हमने प्लाज्मा को देख लिया। और प्लाज्मा में एक चीज क्या है? प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होती, प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। तो आज मैंने प्लाज्मा तक देख लिया, ब्लड के अंतर्गत आने वाले प्लाज्मा को देख लिया। कल हम आरबीसी देखेंगे, डब्ल्यूबीसी देखेंगे, प्लेटलेट्स देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहें, कल इसका आगे आरबीसी से क्लास शुरू होगी, ठीक है।